सर, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि यूरोप जो है बहुत ही खूबसूरत है और हाँ। कहा जाता है कि यूरोप बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, 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 तो हाँ, अच्छा। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल यही है हाँ, कि यूरोप आखिर इतना अच्छे से डिजाइन क्यों है। अच्छा। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। ओह! अब क्या करें ये जो चीज़ आप बता रहे हो यूरोप, हम आज से बरसों या हमारे ज़माने से हम देखते हुए आ रहे हैं कि लंदन है, स्विट्ज़रलैंड है और कुछ जगह से जो बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ के यहाँ की जो फ़िल्मों को कहा मज़े फ़िल्में फिल्ता है। अरे क्या आनंद आता, क्या मज़ा आता। थोड़ी देर के लिए हम खो जाते थे कि हमको कहीं हम सपनों की हम दुनिया में तो नहीं आते। मैंने भी यूरोप की तारीफ़ काफ़ी ज़्यादा सुनी है क्योंकि वहाँ की ट्रेनें बहुत अच्छी हैं, वहाँ के रोड बहुत साफ-सुथरे हैं, मकान एक से एक बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी बड़ी-बड़ी। तारीफ़ बहुत सुनी है मैंने वहाँ की। मेरा बिल्डिंगें बड़ी नहीं वहाँ पे मकान है, ऐसा मैंने सुना है और अच्छा। बाकी बहुत बहुत अच्छी तरीके से बहुत हाँ, खूबसूरती है। खूबसूरती के बारे में तो हाँ, मैंने भी बहुत सुना हाँ। है, सही। अब अपने को तो ये देखना है कि सबसे कहा गया है कि उसकी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। अब वो कैसे डिज़ाइन की गई है अपने को तो ये चीज़ अपने को देखना है। यकीनन। अभी देखो, लगाइए सर। लगाइए सर। This is a map of Europe's mass transit railway system ओहो! across 33 countries. अच्छा, The yellow अच्छा। lines indicate the presence of a ओहो! train line, and as you can see, बिल्कुल, it's बिल्कुल। very अच्छा, अच्छा, dense. अच्छा। कमाल हो रहा है तो यार। अबे यार देखो ये तो यूरोप में 33 देश और ये रेलवे लाइन का जला तो देख ये जैसे कोई मकुड़ी का जला। अबे क्या कमाल करे कि किसे करा होगा इन्होंने यार। There are hardly any spaces where there isn't any coverage for railways. अच्छा, Now, if we compare this to a map of railroad tracks in the US, it's a different story. अच्छा, While बिल्कुल parts सही। of the US have some good mass transit, there are large areas of the country which isn't covered by Amtrak, the nation's largest passenger railroad अच्छा, अच्छा, service. अच्छा। यार यूरोप का अगर रेलवे ट्रैक इतना अच्छा है तो ये वो बिजनेस वाला व्यापार उसके लिए तो अच्छा हो गया। मेरे को तो ये हैरान हो रहा है बाबू भाई कि वहाँ अमेरिका इतना बड़ा है, वहाँ का रेल नेटवर्क बहुत कमज़ोर निकला है। But let me show you another map, this time of high-speed rail in Europe. Now obviously, high-speed railways aren't going to be as common as regular speed railways as they require excellent design, strict planning and massive investment. अच्छा, अच्छा, And yet, अच्छा, as we can see, high-speed rail is present in Europe, which is a stark contrast to the US. अच्छा, 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 अच्छा। बाबू भाई नए ज़माने के साथ क्या ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई है। वो दिक्कत ये है कि हर देश उसको अफ़ोर्ड भी नहीं कर पा रही है। हाँ, As you can see from this map, while the US does have some higher speed rail, like the Aquila line in the northeastern corridor, it's hardly an effective map of transport solutions. अच्छा, 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 अच्छा। मतलब कहने का ये हुआ मेरे भाई क्या हाई स्पीड के मामले में यूरोप अमेरिका से आगे है भी है। मेरे को तो बाबू भाई ऐसा लगता है कि अमेरिका में रोड से सफ़र करते होंगे ज़्यादातर लोग बाग या फ्लाइट से करते होंगे अगर वो रेल नेटवर्क कम है तो। And the Aquila line isn't really that fast either. It can reach about 150 miles per hour, but averages less than 70. This is not the case for Europe's insanely well-designed railroad system. And you have to remember that Europe's system accomplishes this while spanning 33 different nations in a very diverse continent. कमाल कर दे रहे भैया यार। लगभग हर हिस्से को जोड़ दिया बाबू भाई उन्होंने रेल से यार। बिल्कुल ये कमाल है ये तो देखा बहुत जाए तो चमत्कार है तो। जाले उन्हें कितना बेहतरीन बिना रेलवे ट्रैक का यार। And I know what you're probably thinking. This is just because Europe is smaller than the United States, which simply isn't true. While the European Union is smaller than the US, continental Europe has an area that is about 1.04 times as much as the US. ये बात है भैया यार। अच्छा, इसके बावजूद आगे निकल गया और क्या लोग आप यार। ए भगवान से मिलोगे भैया वैसे जगह जाए तो आज सुधाई ये ट्रेन की जो याद है नहीं वो यूरोप वालों ने करी शुरू हो भैया यूरोप से शुरू से इनका जो रेलवे है ना वो शुरू से मजबूत है। So we can dismiss this argument that the United States can't be that well designed because it's too big. Europe simply is better designed. But if you're American, you might not understand why railroad tracks or public transport as a whole is so important. I mean, driving a car works fine, right? Well, no. And Europe showcases why a primary focus on private transportation is so detrimental to a well-functioning transit system. Look at these maps. यार ये बात बिल्कुल सही है ये आपने खुद की कार है आखिर आप गाता चलाओगे तो कार अगर आप चला रहे हो तो उसका जो प्रदूषण कितना हो जाएगा यार वो भी सोचने वाली बात है नहीं यार।
एक अमीर लोग को ले लो, एक अमीर कार चला रही है अकेला, हाँ जबकि उसमें 4 बैठ सकते हैं, तो हाँ। प्रदूषण तो होगा नहीं। हाँ They show the US road network versus the EU's. And as you can see, the EU's road network is not nearly as impressive as the US's. And yet, when you look at some of the most congested cities in the world, European countries don't feature particularly prominently in the global rankings. अच्छा। वो तो कहने मतलब ये है कि जहाँ रोड का मामला है अमेरिका भारी, वो जो रेलवे का मामला है वो यूरोप भारी। बाबू भाई, पर यूरोप की आबादी भी तो बहुत कम है, ये भी तो देखो। वो कहने को कुछ ना कुछ तो देगा ना भैया यार। This is pretty shocking information because you'd assume that the country with a more expansive road network has a lot less congestion, especially considering the United States has devoted lots of time and money to their highways. बिल्कुल तो रही नहीं। बाबू भाई, लेकिन अमेरिका की आबादी बहुत है। हाँ लेकिन भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन उन्हें जो रोड का जो नेटवर्क जो है हाँ। उसको उसने अपनी ताकत दी। So, how come Europe is less congested when they have fewer roads? Well, it all comes down to disincentivizing the use of cars and, most importantly, making an attractive alternative. Europe does this by having both private and public transportation infrastructure, which technically the US has as well. अच्छा तो आप समझ में आया, वो ट्रैफिक जो है वहाँ पर कम इसलिए हुआ कि ज़्यादा करके लोग ट्रेनों का सफर करते थे। हाँ, जब भी तो कम है। वाकई में यार तारीफ करना पड़ेगा उनकी गवर्नमेंट की, अच्छा दिमाग लगा उन्होंने। It's just a lot worse. But on top of this, Europe makes it pretty expensive to buy, own and use a car. This is achieved by having high taxes on vehicles and gasoline. ये भी एक वजह है यार। खर्चा कितने क्या परिवहन भी महंगा, उसके बाद जो ईंधन है जैसे पेट्रोल वगैरह वो भी महंगा, तो भैया बेहतर ये कि इसको छोड़ो और ट्रेन का इस्तेमाल करो। In fact, here's a map of worldwide gasoline prices. As you can see, European nations are in the top rankings, while the US lies at the bottom, charging very little. यानी वहाँ की जो सरकार है वाकई में उसके दिमाग को दादने उन्हें सिर्फ इसी बात का जोर दिया है कि आज जो अपने ये पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो और जो जैसे बस में ट्रेन है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करो, उससे जो है ट्रैफिक भी कम और ये सुविधा और आपका काम वो जल्दी हो। But let me be very clear, it's only a good idea to make it expensive to drive a car if you have an attractive alternative, which America doesn't, but Europe does. I mean, obviously this wouldn't work in the US with its current transportation infrastructure, but in Europe, this is a great strategy because you make the roads less congested for those who actually need them and give everyone else an affordable and efficient alternative, being Europe's amazing public transport like the trains on the railways. अगर अमेरिका में क्या है कीमतें बढ़ा देनी, ट्रेन नेटवर्क है नहीं वहाँ पे, तो जनता सरकारी गिरा दे हाहाकार मच जाओ। तो भैया एक तो हमारी जो जरूरत है वही क्यों महंगी करोगे तो सरकार गिर नहीं फिर उड़दंग बच जा। बिल्कुल हो गई। हाँ लेकिन क्या है कि यूरोप में आके बहुत ही समझदारी से काम कर रहे थे, पूरे टेकल कर रखा। This is arguably the better strategy because even though the vast majority of Americans have access to vehicles at around 91% and gas is comparatively cheap, it still leaves 9% who don't have access to vehicles. What are these people who can't afford a car supposed to do? या फिर जिस हिसाब से ये हम दिखा रहे हैं उस हिसाब से हमारे अमेरिका में मरे होना, हम अगर पैसा भी नहीं हम गाय भी नहीं कर सकते। बाबू भाई जो उसमें 9% उसके अंदर रहा अपन। बिल्कुल बिल्कुल। I mean, sometimes public transport isn't even an option or simply too expensive for many. So you've now actively excluded those who aren't exactly the most well off from society. To make matters worse, some US cities actually got rid of their public transport to make room for more cars. I'm not joking. American streetcars like trams were actually removed to make way for bigger roads. Absolutely insane. Compare that to Oslo, Berlin and Madrid, where discussions are underway to restrict or even exclude most cars from the city centre. वाह यार यूरोप वालों, मान गया तुम्हारे को यार। अब देखो आप जो अमेरिका ने जो सुविधा दी थी वो भी खत्म कर दी, रोड को ना बढ़ावा दे दिया आपने। देखा बाबू भाई जनता का कितना फायदा। अब एक कार से जा रहा हूँ तो आपका 1000 रुपए का पेट्रोल चल जाएगा और 70 किलोमीटर आपको जाना है कहीं, तो ये बस से ट्रेन से चले 100-200 में काम हो जाएगा तुम्हारा। फायदा तो रहे तुम्हारा। And let's not forget that when you have cars, you also need somewhere to park them. And this is where things start to become rather ridiculous. You see, the United States has 2 billion parking spaces for 250 million cars. That's 8 parking spaces per vehicle. In Europe, जरूरी
ये भी एक जगह का खर्चा है। अब पार्किंग जगह है तो कोई हमें बिल में तो होते नहीं वही उसमें भी पैसे लगता है तो ये खर्चा है कि नहीं है यार ये हिसाब से देखा जाए तो मेरे को अमेरिका बहुत महंगा नहीं लग रहा है ये। It's pretty much a one-to-one with around 250 million public parking spaces for 300 million cars. But to emphasize the ridiculousness of this even further, the area that the US dedicates for car parking is actually larger than the area dedicated for housing people. It's honestly unbelievable that people are being squeezed out of American cities due to regulators wanting to make more room for parking spaces. This simply wouldn't fly in the EU, as it has a whole policy dedicated to improving urban planning. यूरोप में एक बात जो उन्होंने बहुत अच्छी सोची पहले जनता का बड़ा वादा है बाकी की सुविधा और यहाँ जो जनता को बाहर करके पार्किंग बना रहा बड़ा अजीब बात है बाबू वही पार्किंग इसलिए बना रहा हूँ पार्किंग से रोकड़ा मिल गया होगा नहीं वो रोकड़ा मिला लेकिन पब्लिक को कुछ आबादी इतनी वहाँ पे क्या करे कोई See, the EU spent 115 billion euros between 2014 and 2020 to improve city design by making it smarter, greener, and more connected. Simply meaning they allocated funds to make their cities more efficient, more connected, and better for the environment. And better for the environment they really are. As the average resident in a typical Western US city, such as Los Angeles or Phoenix, contributes approximately 6 times more carbon to the atmosphere per capita than an average European city resident. मतलब खूब प्रदूषण फैला रहा है खूब प्रदूषण शुरू से सुनते रहा है कि वहाँ हरियाली घूमे और वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा है बिल्कुल बाबू मुझे बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिका वाले ही नहीं अपने इंडस्ट्री फैक्ट्री पे ज्यादा ध्यान दे रहा है बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और यूरोप वाले क्या अपनी जनता पे अपने हरियाली पे इस पे नहीं बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं This is purely the result of not having effective transport solutions, which saves resources and allows people to move about efficiently. And exactly that, moving about efficiently is something most of Europe's citizens are able to do as a result of the European Union. यार भैया मैंने एक बार वीडियो के माध्यम से मैंने ये देखी कि यूरोप के लोग जो है ज़्यादा तो वो ट्रेनों से सफ़र करते हैं या साइकिल में करते हैं गाड़ी घोड़े से तो बहुत कम ही सफ़र करते हैं See, most of Europe's nations are in the European Union, which gives the EU citizens a number of perks, which includes a free travel area. हाँ ये बात मैंने सुनी कि आप खाली एक वीजा लो और यूरोप के किसी भी देश में घुस जाओ जब तुम टूरिस्ट होकर घुस सकते हो तो वहाँ के लोगों के लिए कितनी आसानी होगी यार This has been one of the most important achievements of the EU, as it makes it possible for an EU citizen to travel freely to other EU member states and stay for up to 3 months. All they need is a passport or even just an ID card. No visas, no trips to embassies, no form filing, just head straight over. बाबू ये तो बहुत अच्छा हो गया कोई धंधा करना चाहता है उसके लिए तो बहुत सहूलियत हो गई यार कमाल हो गया तो अब अपन देखो ना अपने जैसे हम दुबई हुआ सऊदी हुआ वो जगह कितने पैसे पासपोर्ट ला वीजा ला ये ला वो ला ये दुबई में भर करके और यहाँ तो कोई कुछ नहीं पर पैसे ला बात कर लो और चला This makes it incredibly easy to travel, study, and work in other countries and communities. And having this level of centralization is very important to good design, as it gives the smartest people the opportunity to work where they are most useful. And since good design obviously requires a lot of complicated problem solving and planning, this is very smart. Another smart thing is the incredible biking infrastructure we see in Europe, perfectly illustrated by this map of bike path density in Europe. देख तुम ये मैंने साइकिल का अब दूसरी जगह कितनी साइकिल है यानी उन्होंने साइकिल वालों को एक अलग ही उन्होंने वो ट्रैक में बने रखा है कि गाड़ी इधर ट्रेन इधर साइकिल इधर कि कोई तो दिक्कत नहीं साइकिल वाला साइकिल नहीं निकल जाए निकल साइकिल चलाने के बाबू में कितने फायदे होंगे आप तो एक सेहत बन ले रहे हो दूसरे पेट्रोल की बचत तो हो रही है बिल्कुल All the purple lines are bike paths, and there's clearly a lot of them, especially towards the left side of the map. But that's just because this is the home of the Dutch, the Netherlands. Now, the funny thing is, I won't be able to compare this to a map of bike path density in the United States, because such a map hasn't been made.
मैंने यार एक वीडियो देखी थी अमेरिका की, और वहाँ उसमें ये वैसे पता वो मोटे लोग बहुत है, तो हो हाँ सकता है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। बाबू भी क्या है, खुद के कारों से घूम रहा हूँ, हाँ बस ट्रेन की लाइन में लगना है नहीं, तो हाँ वो साइकिल चलाते हैं नहीं, वो तो हाँ मोटे होंगे नहीं, वो हाँ साइकिल का ट्रैक भी तो नहीं वहाँ पे। हाँ ये At least I wasn't able to find any, and I can only wonder why. But anyway, what Europe and also the European Union has achieved is pretty remarkable, as it's hard to think of another set of such diverse countries where you would be able to travel so freely, in an efficient and inexpensive manner. बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है। अब तो खुद देख ले कि ये इमरजेंसी कम है, यहाँ खाली छोटे छोटे घर से अपने बनते नहीं, ऐसे हाँ ऐसे देख छोटे छोटे जगह, ऊंची ऊंची जो इमारत है वो भी देख कितनी कम सही है। है, नहीं क्या बराबर है। अब यह है कि इसका ये कारण यह भी है कि यहाँ आबादी कम, ऊंची जो इमारतें कम होती है, यहाँ आबादी ज़्यादा हो, अब आबादी ज़्यादा हो तो उनको क्या करना, फिर उनको तो बड़े बड़े बिल्डिंग एक ऊपर एक ऊपर एक तो चलाना है। अब यहाँ आबादी भी कम है, ये सब वो चीज़ है नहीं। I mean, you can literally get from Paris to Amsterdam, for example, in just 3 hours for around $30. Oh. Imagine being able to travel all over Asia without any border crossings, checks, or visas, and being able to stay for months at a time. That would be truly amazing. वाह यार, यूरोप का नागरिक होने का तो बहुत ज्यादा फायदे हैं भैया, बिल्कुल बहुत भैया। लाभदायक है यूरोप। And let's not forget that European design has always been distinctive and very successful. बहुत सही सही है। बात है। अच्छा वैसे जगह जगह जो ये जो नमूने हैं यूरोप को डिजाइन किया, अपने जैसे बम्बई देख लो, कोलकाता देख लो, और बम्बई में तो मैं खुद मेरी आंखों से हाँ देखा है सही है। कि क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिजाइन करा है कि मैं क्या जाने पड़े बगैर जबान ही नहीं थकती उसमें। In fact, the continent's history of design and interconnectedness serves as a model for the rest of the Amal. world. But even though Europe and the EU are pretty great and have amazing infrastructure, they obviously aren't perfect. And I'd love to hear some of the reasons it might not be, so leave a comment down below if you have some thoughts on this. But that's it for this video. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. कमाल बेमिसाल। वाह रे भैया वाह, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को जो बारीकी से समझाया, वाकई में बहुत मजा आया। तुलना भी करी तो बहुत अच्छा ढंग से तुलना करेगा। वाकई में। हाँ चाहे उन्हें अमेरिका से तुलना करी हो यूरोप ने, पर दोनों ही अपने मुकाबले में क्या दोनों बेचते हैं यार। यार मैंने एक बात और ध्यान से मैंने कि यूरोप वालों ने हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर ये चल रहा है, क्योंकि उनको ये मालूम होगा कि हो सकता है कि आगे जाके पेट्रोल भी नहीं मिले, तो कम से कम वो मुहताज में नहीं, अपना काम स्वयं को कर सकते हैं। अब ये देखो बाबू भाई आप कि हाँ। अमेरिका अकेला है वो, हाँ और यूरोप में क्या 33 देश हैं। हाँ। हो सकता है इसलिए अकेला है, कुछ कर नहीं पाया हो यार वो, क्योंकि अकेला है नहीं यार वो, थोड़ा 33 देश मिले हुए हैं नहीं। अब क्या है, ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि जो यूरोप देश है और उसमें जो 33 देश है, हर एक देश ने अपने अपने हिस्से के लिए लड़ाई अपने अपने खुर्चे में बने होगी। अब यहाँ ये सवाल ये है कि वह अमेरिका इतना बड़ा देश फिर वो निकल, तो फिर अभी वो पड़ता नहीं, जहाँ 5 आदमी मिलकर एक आदमी क्या कर लेगा वो वाला काम। बाबू भाई ज्यादातर सर ने जो फोकस करा है नहीं, वो हाँ। रोड के और ट्रेन के ऊपर ही करा है यार। हाँ। ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। भाई माने इसलिए कि उन्होंने ये जानकारी अपने को दे दिया कि जिस हिसाब से अमेरिका का जो डिजाइन है उस हिसाब से वो उन्हें बिल्कुल अलग अलग जो यूरोप को डिजाइन नहीं, तो उन्हें अपने पब्लिक और अपने आवाम को देखते भी नहीं, ये इन्हें जो डिजाइन बनाई इन्हें भी उसी हिसाब से बनाई। अब उधर जो है बड़ा है तो उन्हें रोड पे ध्यान दिया, ये छोटा है इसने उठाने पे ध्यान दिया। यूरोप वालों का बाबू भाई मेरे को साइकिल का चलन बहुत पसंद आया वाकई में। उन्होंने वो चलन अभी तक खत्म करा नहीं, उन्होंने वो कायम कर रहे हैं, आगे बढ़ा भी रहे हैं। वो अपने आप देखो, आप साइकिलें छोड़ दी हैं, हर एक के हाथ में बाइक आ गई तो कार आ गई, चलन ही छोड़ दिया यहाँ पे। अरे पहले अपन जो देखते थे कि जिसके घर में साइकिल होती थी उसको कितना, आज वो बाइक जो वो बड़े बड़े महंगे वाहन तो वो बनी, तो यानी फिर उन्होंने कुछ पहले आदमी कितना हेल्थ रहता था, आज देखो क्या हालत हो रही है। तो यार वक्त में साइकिल भी एक बहुत बड़ा सहारा है आम इंसान के लिए। अरे भैया हमारे ज़माने के अंदर साइकिल कितनी समझता था, क्या पता है मेरे को। वो जमाने में
200-150 साइकिल ओह किसी ने ज़्यादा उसमें वो शाम का गाड़ी वो बढ़ा ली तो ज़्यादा 300 रुपये। अब आज के दौर में तो खाली 30-30 हज़ार रुपये खाली साइकिलें आ रही है। तो ओहो आदमी ये सोचता है कि 30,000 गाड़ी इसकी तरह 10-20 हज़ार और बड़ा गाड़ी को कोई नहीं ले लो इससे। तो वो यानी वो चक्कर में यानी साइकिल महंगी हुई तो लोग बाइक की तरफ बोला। ये वो जमाने में 200-250 साइकिल दे दी, चलो उठा लो चलो भी वो काम था। अपन इंडिया में रहते अपन इंडियन है। हाँ। अब अपने नजरिए से देखा जाए हाँ। तो यूरोप और अमेरिका दोनों डिजाइन में बेस्ट है। अब क्या कहते हो आप बताओ। अब यार मेरे हिसाब से जो मेरा कहना है अपन जो इंडियन है, अब वहाँ की जो आबादी क्या है, वहाँ की आबादी क्या है, वो हिसाब से उन्होंने अपनी जो आबादी है उस हिसाब से अपन है। तो जैसे आबादी और जो पॉपुलेशन उसी हिसाब से हर देश ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम करेगा। बाबू एक बात ध्यान में और दी मैंने हाँ। कि यूरोप की जो सरकार है हाँ। अपनी जनता को बहुत ज्यादा ध्यान देती है यार। हाँ। बहुत लाभ पहुंचाती है। वो ध्यान दे रही है अभी तक क्या। बिल्कुल बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा रही है। बात तो है। बाकी मेरा ये बात तो ये सही है कि जो अमेरिका और यूरोप दोनों को देखा हम जगह को देखा लेकिन जिस हिसाब से यूरोप का डिज़ाइन है उसके डिज़ाइन वो जो वहाँ का जो कल्चर है वाकई में हम देखकर हम तो कहे हमारे बहुत अच्छे और बहुत बहुत सही तरीके से पब्लिक की ये दृष्टि सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य को देखते हैं बहुत बढ़िया डिजाइन उन्होंने करके रखा है। कुल मिला के साथ वीडियो वाकई में बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी तरीके से यानी गाँव अंदर भी हो नहीं तो इस बात को बहुत आसानी से समझ सकता था। कुल मिला के वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई। इसी तरह की और कोई जानकारी वीडियो के साथ दोबारा फिर आपके समझ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।